नमस्ते मित्रों, राधे राधे। मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो ज्ञान गंगा है वो अनवरत प्रवाहित हो रही है। हमारे विद्यार्थी इस ज्ञान गंगा से लाभान्वित हो रहे हैं और करीब 1000 से ज्यादा विद्यार्थी इन कक्षाओं को देख पा रहे हैं। पहले इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी, शायद अभी हमारे विद्यार्थी कुछ व्यस्त हैं या कहीं न कहीं संतापग्रस्त हैं। लेकिन मित्रों, न तो ज्यादा संताप करना है क्योंकि सब अच्छा ही होगा। बस आप लगातार अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। फर्स्ट ग्रेड आपने दे दी है, अब 15 नवंबर को फिर से आपको एक फर्स्ट ग्रेड देनी है। निश्चिंत होकर थोड़ा सजग रहते हुए आप तैयारी करते हुए परीक्षा देते रहे। ज्यादा चिंताओं में डूबे रहने से काम बिगड़ जाता है। तो आइए आज की कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं। आज हमारी छायावाद की अंतिम कक्षा है। टारगेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के निमित्त, हालांकि ये नेट सेट टीजीटी पीजीटी सभी प्रकार की कक्षाओं के लिए शॉर्ट एंड स्वीट कक्षा आपको दे रहा हूं। मित्रों, ये कक्षा 2-3 घंटे प्रिपेयर करने में लगता है, आपको आधे घंटे में ये कक्षा हम देने का प्रयास करते हैं क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। हमारा समय तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आज की कक्षा हमारी 37वीं कक्षा है और इस 37वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हुए सुविचार पर विचार करते हैं। जो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखता तो उसके जीवन का नियंत्रण समय अपने हाथों में ले लेता है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हमें अपना काम करना है। मित्रों, छायावादी रचनाएं हमने कल पढ़ लिया था सुमित्रानंद पंत के बारे में। तो ये रचनाएं जो है मित्रों वो सुमित्रानंदन पंत जी की है। सुमित्रानंदन पंत जी की जो रचनाएं, जो हमारी रचनाएं हैं वो रचनाएं हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और और आज की जो हमारी कक्षा है मित्रों, आज की कक्षा 37वीं कक्षा है। मित्रों, देखते ही देखते हम जो है हिंदी साहित्य की 37 कक्षाओं को आज पढ़ने वाले हैं और 37वीं कक्षा आपके सामने है। मित्रों, छायावादी रचनाओं में प्रमुख रचनाएं सुमित्रानंद पंत की कौन कौन सी है? तो उच्छ्वास है 1920 ईस्वी में, ग्रंथि 1920 ईस्वी में, वीणा 1927 ईस्वी में, पल्लव जिसको हम छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहते हैं, इसकी भूमिका को 1928 में, और गुंजन मित्रों 1932 ईस्वी में। इसको शॉर्ट ट्रिक में आप याद कर सकते हैं, उग्र वी प गु। ध्यान रखिएगा, उ का अर्थ यहाँ पर क्या है? उच्छ्वास, ग्र का अर्थ ग्रंथि है, वी का अर्थ वीणा है, प का अर्थ पल्लव है और गु का अर्थ गुंजन है। तो उग्र वी प गु ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ये छायावादी रचनाएं हैं किनकी? सुमित्रानंदन पंत जी की। उग्र वी प गु याद रखिए। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है सुमित्रानंद पंत की छायावादी कविता, छायावादी रचनाएं है या नहीं है, तो आपको याद रखना है उग्र वीपगु जो है छायावादी हमारी रचनाएं हैं। आगे आप देखिएगा, दूसरा है प्रगतिवादी रचनाएं। मित्रों, दूसरा क्या है? प्रगतिवादी रचनाएं। और प्रगतिवादी रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले आपको रचना मिलेगी युगांत। इस युगांत से छायावादी युग का अंत किया गया और उन्होंने खुद कहा कि छायावादी युग की का मृत्यु का घोषणा पत्र है। ये छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र है युगांत। और एक युग का अंत होता है और नए युग का प्रादुर्भाव किससे हुआ है? युगांत से। फिर युगवाणी और ग्राम्या, तीन ही प्रमुख रचनाएं हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। तो ध्यान रखिएगा, युग स्क्वायर आप कह सकते हैं क्योंकि युगांत है, युगवाणी है और साथ ही साथ क्या है? ग्राम्या। तो युग स्क्वायर ग्राम्या, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, युग स्क्वायर ग्राम्या। फिर देखिए मित्रों, अरविंद दर्शन से या अंतश्चेतनावादी जो रचनाएं हैं या अरविंद दर्शन से प्रभावित जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो एक तो स्वर्ण किरण है, दूसरा स्वर्ण धूलि है, तीसरा युगांतर है और चौथा जो है युगपथ है। मित्रों, 1948 ईस्वी युगपथ। तो ध्यान रखिए, 1947 स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि 1947 है, युगांतर जो है 1948 है और युगपथ। मित्रों, यहां पर भी स्वर्ण स्क्वायर, युग स्क्वायर है, ध्यान रखना। स्वर्ण स्क्वायर और युग स्क्वायर है, लेकिन युग में ध्यान रखें युगपथ है और युगांतर है। स्वर्ण में स्वर्ण किरण है और स्वर्ण धूलि है। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से इसको भी याद रख सकते हैं, स्वर्ण स्क्वायर
युग स्क्वायर, थोड़ा सा आपको सहयोग मिल जाएगा। इधर युग स्क्वायर ग्राम्या कर दिया तो इधर युगांत है और यहाँ युगवाणी है, यहाँ पर युगपथ है और क्या है, युगांतर है। तो ध्यान रखना, इधर युगांत है और इधर युगांतर है, तो कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। सुमितान पंथ की जो चौथे प्रकार की जो रचनाएं हैं, है ना, तो वो है आध्यात्मिक रचनाएं या नव मानवतावादी रचनाएं या मानवतावादी रचनाएं, उनकी ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों देखिए, ये जो रचनाएं हैं इसमें रजत शिखर 1951 की एक रचना है, रजत शिखर। अतिमा एक रचना है 1955 ईस्वी में। वापी एक रचना है 1957 ईस्वी में। कला और बूढ़ा चांद परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कला और बूढ़ा चांद आपकी एक प्रसिद्ध रचना है 1959 में। चिदम्बरा, जिस पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ 1959 ईस्वी में मित्रों। और लोकायतन 1964 ईस्वी में। ये नव मानवतावादी या आध्यात्मिक रचनाएं हैं मित्रों। तो ये सुमितानंद पंथ जी की, तो ध्यान रखिएगा, रजत शिखर, अतिमा, वापी, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा और लोकायतन सुमित्रानंद पंथ की प्रमुख रचनाएं हैं। मित्रों इन रचनाओं में क्या क्या है क्या नहीं है, इन सब की ओर हम नहीं जाना चाहते, हमारा काम यहीं से हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। कुछ उनकी नाट्य रचनाएं हैं, सुमित्रानंद पंथ जी की नाट्य रचनाएं हैं, यानी नाटक है। ज्योत्सना आपका नाटक है 1934 ईस्वी। युग पुरुष 1955 ईस्वी। और छाया जो है आपका नाटक है, ध्यान रखना, उधर जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, यहाँ छाया नाटक है 1968 ईस्वी में। कहानी संग्रह की बात करते हैं मित्रों तो 5 कहानियां 1936 ईस्वी में आपका जो है कहानी संग्रह है। और आत्मकथा की बात करें 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी में आपने एक आत्मकथा भी लिखी। तो सुमित्रानंद पंथ की आत्मकथा का नाम क्या है, 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में रचित एक आत्मकथा है आपकी। फिर मित्रों इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं और निबंध संग्रह की बात करते हैं सुमित्रानंद पंथ के निबंध संग्रह की। तो गद्यपथ एक निबंध है, छायावाद पुनर्मूल्यांकन एक निबंध है, शिल्प और सौंदर्य, शिल्प और दर्शन एक निबंध है, कला और संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, परीक्षाओं में पूछा गया है कला और संस्कृति। 60 वर्ष और अन्य निबंध, ये कुछ आपकी प्रमुख जो है निबंध संकलन है। अन्य रचनाएं मधु ज्वाला 1947 ईस्वी के नाम से विदेशी कहानियों व उमर खयाम की रचनाओं का अनुवाद किया है। ठीक है, मधु ज्वाल के नाम से 1947 ईस्वी में विदेशी कहानियों व उमर खयाम की रचनाओं का अनुवाद किया है। और 1938 ईस्वी मित्रों महत्वपूर्ण तथ्य है, रूपाब नामक पत्रिका का संपादन सुमित्रानंद पंथ ने किया है मित्रों। रूपाब नामक जो है पत्रिका का संपादन किया। 1948 ईस्वी में खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर रची गई रचना का नाम है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर सुमित्रानंद पंथ ने कौन सी रचना रची, तो खादी के फूल 1948 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, राम आदि पर इसमें क्या है मित्रों, कविता लिखी गई खादी के फूल में। ठीक है मित्रों, तो ये सुमित्रानंद पंथ जी की प्रमुख रचनाएं जो है उसके ऊपर आपको यहाँ बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि आप लोग निरंतर कुछ न कुछ अच्छा पढ़ ही रहे हैं। विद्या संबल योजना जो मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, हालांकि ये आपको कहीं डिस्टर्ब न करे ये योजना। अगर आप बहुत दत्तचित्त होकर तैयारी कर रहे हैं तो फिर इस योजना की तरफ न जाएं। इसलिए नहीं जाना है मित्रों कि 2-3 महीने का हमारे पास 2 महीने का पिक टाइम है और इन योजनाओं में उलझ जाएंगे, कुछ पैसों की लालच में शायद करियर के साथ समझौता हो जाएगा। तो जब आप इतने समय से परेशानी झेल रहे हैं तो 2 महीने और सही मित्रों आप परेशानी झेलिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और स्थायी रूप से उन विद्यालयों में जाने का आपका प्रयास होता रहना चाहिए। अच्छा, एक आप सभी मित्रों से आग्रह करता हूं कि हम इस के ठीक बाद यानी साहित्य के इतिहास के ठीक बाद किसकी कक्षाएं लेकर आएं जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम कौन सी कक्षाएं शुरू करें। जैसा आप बोलोगे वैसे ही हम कक्षाओं को प्रिपेयर करके आपके सामने लाएंगे। हो सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को एक लेवल तक लाकर हम ब्रेक कर देंगे और फिर कुछ अन्य विधाओं पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि 37 कक्षाएं हमारी बराबर आ गई है और हम चाहते हैं कि काव्य का एक पूरा इतिहास करने के बाद हम दूसरी कुछ बातें करने वाले हैं। तो आप ज़रूर सजेस्ट करिएगा और इन कक्षाओं को अक्षरशः आप नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा, है ना। नोट्स आपके लगातार हम डालने का प्रयास करते हैं,
है ना, टेलीग्राम चैनल पर आप आसानी से उनसे नोट्स जरूर बनाएं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शॉर्ट में भी लिखें, जल्दबाजी में भी लिखें, लेकिन अपने हाथ से लिखेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर देखिए मित्रों, 1968 ईस्वी में ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, है ना। हाँ, 1968 ईस्वी में चिदम्बरा नामक कृति पर हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुमित्रानंद पंत को नवाजा गया। कब मित्रों? 1968 ईस्वी में पहला जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में या हिंदी के क्षेत्र में पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा नामक कृति पर, और इसमें 196 कविता है मित्रों, और अतिमा नामक लंबी कविता इसमें संकलित है। अतिमा नामक लंबी कविता चिदम्बरा में संकलित है। कला और बूढ़ा चांद जो है मित्रों, इसके लिए 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है सुमित्रानंद पंत को, और कला और बूढ़ा चांद में इसे रश्मिपदी का काव्य भी कहा जाता है, इसे रश्मिपदी का काव्य भी कहा जाता है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। लोकायतन एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है आपकी, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है लोकायतन, ठीक है मित्रों। और 1966 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो लोकायतन को भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कला और बूढ़ा चांद को साहित्य अकादमी मिला है, और चिदम्बरा जिसमें 196 कविता है ना, इसको 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सुमित्रानंद पंत को आप सोचिए बहुत बड़े बड़े पुरस्कार सम्मान मिले हैं अपनी रचनाओं के लिए। बाह्य परिवेश 1961 ईस्वी, 3 सर्ग है, गांधी के विलायत में विषय वासना में डूबे रहने का चित्रण है ना। इसमें लोकायतन में ध्यान रखना, इसके 2 खंड या 2 भाग है, किसके? लोकायतन के। एक है बाह्य परिवेश 1961 और अंतस चैतन्य 1964 ईस्वी, इसमें 4 सर्ग है, इसमें 3 सर्ग है। तो जो 2 खंड है, पहला बाह्य परिवेश, दूसरा अंतस चैतन्य। तो बाह्य परिवेश में 3 सर्ग है और 4 सर्ग है अंतस चैतन्य में महात्मा गांधी के हृदय परिवर्तन का चित्रण है, क्योंकि लोकायतन जो है अपने आप में एक महाकाव्य है, और जिसमें महात्मा गांधी के जीवन के बारे में विविध पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो सुमित्रानंद पंत के बारे में मित्रों लगभग बात आप तक पहुंचा दी गई है। फिर भी देखिए 1961 ईस्वी में पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया। 1950 से 1957 ईस्वी तक आप ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे। गुंजन को छायावाद व प्रगतिवाद का संधि स्थल माना जाता है, उग्र विपगु, ध्यान रखिएगा, छायावाद व प्रगतिवाद का संधि स्थल माना जाता है गुंजन नामक आपकी रचना को। युगवाणी रचना में पंत ने प्रगतिवाद को अपने युग की वीणा कहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि युगवाणी में प्रगतिवाद को अपने युग की वीणा कहा है। पल्लव 1928 ईस्वी की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है, बार बार परीक्षाओं में आता है, ध्यान रखिएगा। युगांत 1936 ईस्वी में छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा गया है ना, वो छायावाद का घोषणा पत्र है, ये छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र है युगांत। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा गया है, और पंत ने निराला के मुक्त छंद को आरंभ में रबड़ या केचुआ छंद कहकर केचुआ छंद कहा। किसने? ये भी महत्वपूर्ण बात है। रबड़ या केचुआ छंद नाम किसने दिया है? तो सुमित्रानंद पंत ने दिया है निराला जी के छंदों के लिए, ठीक है मित्रों। के बाद केचुआ छंद का प्रयोग पंत ने ही किया था। पंत का प्रिय छंद रोला है मित्रों, याद रखिए, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। सुमित्रानंद पंत का प्रिय छंद रोला है। हिंदी में मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग सबसे पहले पंत ने ही किया था। मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग जो है, मूर्त यानी जो हमें सामने दिखता है, अमूर्त जो हमें सामने नहीं दिखता है, तो मूर्त के लिए जो दिख रहा है उसके लिए अमूर्त प्रतिमानों का प्रयोग सबसे पहले पंत ने ही प्रारंभ किया। पल्लव की बात करें तो प्रकृति, प्रेम व रहस्यवादिता से संबंधित कविताएं पल्लव में है। गुंजन की बात करें, प्रकृति से मोह खत्म होता हुआ दिखाई देता है तथा शोषित वर्ग के प्रति संवेदना का भाव गुंजन में है, इसलिए छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल की ये रचना है। ग्राम्या प्रगतिवादी रचना है, किसानों व मजदूरों के बारे में। चरखा, वे आंखें, ये सब ग्राम्य नामक संकलन में ही है, काव्य संकलन में ही ये कविता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वे आंख और चरखा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। पंत ने अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा है, ठीक है। पंत ने अपनी भाषा को क्या कहा है? चित्र भाषा कहा है, ठीक है। अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है, रोला इनका प्रिय छंद है, युगवाणी में प्रगति का सैद्धांतिक रूप है, तो ग्राम्या में उसका प्रायोगिक रूप दिखाई देता है, ये आचार्य शुक्ल कहते हैं।
युगवाणी में प्रगति का सैद्धांतिक रूप है तो ग्राम्या में उसका प्रायोगिक रूप है। किसका? प्रगति का। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। तो मित्रों सुमित्रानंद पंथ जो है वो आपके पूरे होते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारे अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण कवि है। सबसे पहले इनके जन्म को लेकर कई सारे मतांतर चलते हैं, लेकिन जन्म को 1896 ही माने मित्रों, 1896 इसे ही आप ऑथेंटिक माने। 21 फरवरी 1896 आपका जन्म मेदिनीपुर जिले के महिषादल राज्य बंगाल में है। वहां पर आपका जन्म हुआ। मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक राज्य में आपका गांव जन्म हुआ। 1961 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई। पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो महिषादल के राजा के दरबार में काम करते थे। महिषादल के जो राजा थे उनके दरबार में इनके पिताजी पंडित राम सहाय त्रिपाठी काम करते थे। पत्नी का नाम आपके मनोहर देवी और माता का देहांत आपके बचपन में ही हो गया था। उपनाम की जब बात करते हैं तो छायावाद का महेश या रुद्र जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। महाप्राण आपका एक नाम है। ओज एवं औदात्य का कवि भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। ओज एवं औदात्य का कवि, तो छायावाद का महेश या रुद्र, महाप्राण, ओज एवं औदात्य का कवि आपको कहा जाता है। फिर देखिए मित्रों, पिताजी की मृत्यु के बाद लखनऊ आकर बस गए। महिषादल से लखनऊ आकर बस गए। एक पुत्र व पुत्री को जन्म देकर पत्नी का भी क्या हो गया? स्वर्गवास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे और अपने जीते जी परिवार के कई सदस्यों को इन्होंने प्राण त्यागते हुए देखा है। ये बहुत बड़ी जीवटता के कवि थे। बाकी इनके जीवन में संघर्ष और तकलीफें बहुत थी मित्रों। पुत्री का नाम आपके सरोज था। उसका विवाह किया जैसे तैसे। 1 वर्ष पश्चात ही उसका भी देहांत हो गया मित्रों। इसके वियोग में ही उन्होंने सरोज स्मृति नामक 1936 ईस्वी में एक शोक गीत लिखा, जो विश्व का सबसे लंबा शोक गीत कहलाता है। ये हिंदी कविता को छंदों की कारा से मुक्त कराने में सफल रहे, इसलिए इन्हें मुक्त छंद प्रवर्तक भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। कविता को छंदों की कारा से मुक्त कराने का काम किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है मित्रों छंदों की कारा से मुक्त कराने का क्या किया है? काम किया है। मुक्त छंद को केचुआ या रबड़ छंद भी कहा जाता है। और ये रबड़ छंद कहने वाले कौन? सुमित्रानंद पंथ। ये स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और महादेवी वर्मा ने निराला भाई करके जो संस्मरण लिखे हैं, और महादेवी वर्मा इन्हें अपना भाई मानती थी, राखी बांधती थी। और निराला जी के फक्कड़पन और निराला जी का जो अलग ही मस्त मौला अंदाज था, उसके बारे में वो अपने संस्मरण में बहुत अच्छे से जिक्र करती है। फिर देखिए मित्रों, इन्हें छायावाद, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद, इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। रविवार को जन्म लेने के कारण इनका मूल नाम सूर्य कुमार रखा गया था, रविवार के दिन जन्म लेने के कारण। सन 1917-18 ईस्वी में इन्होंने अपना नाम बदलकर सूर्यकांत रख दिया था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको ओज एवं औदात्य का कवि कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओज एवं औदात्य का कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला नामक आलोचनात्मक पुस्तक लिखकर महाप्राण शब्द का प्रयोग किया। किसने? गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण शब्द का प्रयोग किया, ध्यान रखना। और उन्होंने एक रचना जो है वो की है, महाप्राण निराला नामक आलोचनात्मक पुस्तक लिखकर महाप्राण शब्द को सार्थक किया है। किसने? ध्यान दीजिए, गंगा प्रसाद पांडे ने। गंगा प्रसाद पांडे ने। फिर मित्रों, निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद, ये भी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, एक एक पंक्ति एक एक प्रश्न है। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। इनकी तुलना अमेरिकी कवि वॉल्ट विटमैन से की जाती है। छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है, सलाका पुरुष या सलाका पुरुष कहा जाता है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने निराला को शताब्दी का कवि कहा। ये देखिए कितने महत्वपूर्ण तथ्य है। डॉक्टर नामवर सिंह ने निराला की कविता को शताब्दी का काव्य कहा है, तो नंदुलारे वाजपेयी ने शताब्दी का कवि कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने निराला की कविता को शताब्दी का काव्य कहा है, और शताब्दी का कवि है उधर। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि माना है। किनको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने
आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता संपन्न कवि माना है किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। शताब्दी का कवि कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने। इनके काव्य को शताब्दी का काव्य कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। आपको छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। आपकी तुलना अमेरिकी कवि वॉल्ट विटमैन से की जाती है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद माना है, ये ध्यान रखना, कवित्व को जातीय छंद माना है। ठीक है मित्रों, निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला जी की प्रथम कविता जूही की कली 1916, जिसको छापने से मना कर दिया था किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कविता को सरस्वती पत्रिका में छापने से लिए मना कर दिया था, अश्लीलता का आरोप लगाकर। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है 1923 ईस्वी में, और अंतिम काव्य संग्रह है सांध्य कांकली। अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये इनकी अंतिम कविता है। प्रथम कविता जूही की कली है 1916 ईस्वी। प्रथम काव्य संकलन अनामिका है मित्रों। अंतिम काव्य संग्रह सांध्य कांकली है। सांध्य ध्यान रखना, संध्या के समय, बस ठीक है, दिन का अवसान है, तो ये अंतिम इनका काव्य संकलन है। तो मित्रों, आपकी आज की क्लास में आप सभी ने जो आनंद लिया है, छायावाद पूरा हो गया है। आभार आपका हमेशा प्रकट करता हूं, है ना। आप मेरा कर रहे हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मस्ती की पाठशाला में मस्ती से पढ़ते रहिएगा, आज नहीं तो कल आपकी जय तय है। बस ईमानदारी से आप प्रयास करते रहिएगा। अगर आपने इस कक्षा को आगे तक नहीं पहुंचाया, देखकर बिना लाइक किए हुए देख लिया है, तो देख लेना आप। ऐसे ही कहीं न कहीं ज्ञान भूल जाया करेंगे, जैसे कि कहीं आपने देखा होगा कर्ण जो है युद्ध के क्षेत्र में ज्ञान भूल गया, क्योंकि गुरु आदेश का उल्लंघन है। मित्रों, जो भी मिले उसे इस ज्ञान की गंगा से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। और निरंतर मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा मधुरम हिंदी का जो परिवार है 14,500 बालकों का हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि ये गति निरंतर बनी रहे, और ये आपके सहयोग से ही संभव है मित्रों। तो छायावाद आज समाप्त होता है। कल की कक्षा में प्रगतिवाद हम प्रारंभ करेंगे, फिर प्रयोगवाद है, फिर नई कविता है मित्रों, और इसके साथ ही हिंदी साहित्य का एक पहला बड़ा चरण जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरी जो है कुछ विधाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप जैसा बताएंगे वैसा ही हम कुछ प्रारंभ कर देंगे। तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और आप सब अच्छे से पढ़ते रहे और इन कक्षाओं को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। आपका स्टेटस इन कक्षाओं से भरा हुआ होना चाहिए, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन कक्षाओं से भरे हुए होने चाहिए, ताकि कोई सोशल मीडिया का उपयोग भी करता हो तो कम से कम ज्ञान की 2 बातें उसके दिमाग में जरूर पहुंचेगी मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते हुए घंटों मेहनत कीजिएगा, ईश्वर आपको सफलता देने वाले हैं।